वेलकम टू अधिकारी कोड। 72nd बीपीएससी के लिए दृष्टि, ध्यय, खान जीएस और परफेक्शन आईएएस के सारे टेस्ट यहाँ उपलब्ध हैं और साथ ही करंट अफेयर्स के सारे सोर्सेज। अभी सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग व्यूअर। जैसा कि इस चैनल पर 72nd बीपीएससी के जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी उपलब्ध कराए जाएंगे और इस क्रम में मैंने इस चैनल पर परफेक्शन आईएएस के 2 टेस्ट करवा चुका हूं और दृष्टि आईएएस का 1 टेस्ट कवर करवा चुका हूं। व्यूअर, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। खास करके मैं विद्यार्थी के समय को काफ़ी महत्वपूर्ण मानता हूं, तो जो विद्यार्थी जिस सेक्शन में कमज़ोर है, ठीक है, उस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करें। अब मैं जानता हूं कि इसके प्रीलिम्स निकालने का मूल मंत्र में जो है वो साइंस है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है और 10 को जो न्यूमेरिकल्स रहता है वो है। यही इस प्रीलिम्स निकालने का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को जो धारण कर लेगा उसका निकलना कन्फर्म है। तो मैं एक बार फिर से करता हूँ कि बीपीएससी को निकालने के लिए यही मूल मंत्र है कि हिस्ट्री पर फोकस करें, जितना हो सके साइंस पर फोकस करें, करंट अफेयर्स पर फोकस करें और 10 के 10 जो क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं या रीजनिंग के रहते हैं वो आपके बनने चाहिए। आपके प्रीलिम्स निकालने में कभी भी कठिनाई नहीं होगी, चुटकी में निकल जाएगा वो प्रीलिम्स, मैं बता रहा हूँ। इस पर फोकस करें और इसके लिए आपको जितना प्रैक्टिस सेट करना होगा, जितना पढ़ना होगा, उतना एफर्ट आप लगाइए, अपने अनुसार लगाइए। ओके, जो चलते हैं बिना किसी देर का। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले बार मैंने वीडियो जो डाला था उसमें थोड़ा फ्रेमिंग में दिक्कत हो गया था, कुछ क्वेश्चन नहीं दिख रहे थे ऊपर से, तो इसके लिए सॉरी। मिलते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि हम किसी लकड़ी के बक्से पर 400 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाते हैं तो वह फर्श पर चलना प्रारंभ करने की अवस्था में ही हो तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी हम लकड़ी के बक्से पर 400 न्यूटन का क्षैतिज बल लगाते हैं तो वह फर्श पर चलना प्रारंभ करने की अवस्था में ही हो, ठीक है, तो सीमांत घर्षण बल कितना होता है? देखिए, इसको पढ़ने के लिए 2-3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा आपको। पहले सीमांत घर्षण क्या होता है, ठीक है, सीमांत घर्षण क्या होता है, और एक है आसन्न गति। आसन्न गति मतलब इम्पीडिंग मोशन। आसन्न गति को क्या बोलते हैं? इम्पेंडिंग मोशन। ओके, अब इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ढलान है, ठीक है, और एक ऐसा पोजीशन जो इसको बोलते हैं मीन पोजीशन में चला जाए ऑब्जेक्ट, जहाँ से थोड़ा सा ही पुश करने पर या पुल करने पर ये ऑब्जेक्ट लुढ़क के नीचे चला है, ठीक है, एक संतुलन की अवस्था में हो। कैसा हो? एक संतुलन की अवस्था में ये ऑब्जेक्ट रहता है। तो ऐसे में जब कोई वस्तु गति प्रारंभ करने की अवस्था में होती है तो उसे ही क्या माना जाता है कि वह इम्पेंडिंग मोशन की अवस्था में है, ठीक है। और जब सीमांत घर्षण होता है, सीमांत घर्षण बराबर जो होता है स्थैतिक घर्षण। सीमांत घर्षण को ही कहते हैं स्थैतिक घर्षण। ओके, तो सीमांत घर्षण स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है। क्या होता है? ये जो सीमांत घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, जो किसी पिंड या ऑब्जेक्ट पर ठीक उसी क्षण कार्य करता है जब वह पिंड गति की अवस्था में आता है या फिसलना प्रारंभ कर देता है। ओके, तो ऐसे कंडीशन में कि जब कोई वस्तु गति प्रारंभ करने की अवस्था में होती है तब उसका जो क्षैतिज बल जो लगाता है, फोर्स हम लोग लगाते हैं, वह स्थैतिक घर्षण के बराबर होता है, ठीक है। टर्म याद रखिएगा कि सीमांत घर्षण बल जो होता है वह स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान होता है, ठीक है, अधिकतम मान होता है। ओके, यानी कि अगर 400 न्यूटन का क्षैतिज घर्षण बल लगा रहा है तो सीमांत घर्षण बल भी 400 न्यूटन का ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी गैस में ध्वनि के चाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन को के टेल पार्ट्स को हमेशा हम बोलते हैं क्वेश्चन के टेल पार्ट्स को पढ़िए अच्छे से कि क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, हालांकि ये किसी गैस के बारे में बोल रहा है, ये आदर्श गैस के बारे में नहीं बोल रहा है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आदर्श गैस, ठीक है, एक्सप्लेन थोड़ा करना चाहता हूँ इस चीज़ को, चूँकि हमेशा आता है। आदर्श गैस का जो होता है फार्मूला क्या होता है, PV इज इक्वल टू होता है nRT। ओके, PV इज इक्वल टू nRT होता है। अब यहाँ पर आदर्श गैस के लिए 3 समीकरण दिए गए, जैसा कि आपको पता है। एक है चार्ल्स का, है ना, चार्ल्स का, बॉयल का और अवोगाद्रो का। अब चार्ल्स के नियम में प्रेशर क्या रहता है, नियत रहता है, और बॉयल के नियम में टेम्परेचर क्या रहता है, नियत रहता है। एवोगाड्रो के नियम में क्या आता है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो इस अनुसार से चार्ल्स के नियम का जो समीकरण हम देखते हैं, कहता है क्या कि नियत दाब पर क्या कर रहा है, प्रेशर यहाँ क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। नियत दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन जो होता है उसके परम ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ओके, अब दूसरा क्या कर रहा है, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या करता है, बॉयल के नियम में क्या होता है, कांस्टेंट, मैं बार बार कर रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो V वेरेजेस क्या होता है, I/P, यानी किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए, एवोगाद्रो में क्या होता है, एवोगाद्रो में रहता है प्रेशर भी नियत रहेगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहता है। तब किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का जो आयतन होता है उसके मोलों की संख्या के बराबर होता है, और इस तरह से जब हम निकालते हैं तो V बराबर जो होता है, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा T इंटू N बाई क्या हो जाएगा, P। ओके, अब इसको जब ये कांस्टेंट टूटता है तो V इज इक्वल टू जाता है RTN। अगर N को बाहर कर देते हैं तो बाई क्या हो जाएगा, P, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो PV इज इक्वल टू क्या होगा, nRT। ओके, नेक्स्ट, अब कह रहा है क्या चीज़, क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी गैस में ध्वनि की चाल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करती है। टेल पार्ट में देखिए क्या नहीं करती है, दाब पर, तापमान पर, आर्द्रता पर, माध्यम के घनत्व पर। अब प्रयास नहीं किया गया, ऑप्शन आपको बताना है। तो देखिए, आर्द्रता पर करेगा, माध्यम के घनत्व पर भी करेगा, तापमान पर भी करेगा। देखिए इसके सूत्र होते हैं, अगर तापमान के करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ओके, 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वायु में ध्वनि का जो चाल हो जाएगा वो 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। याद रखना इसको, कितना बढ़ेगा, 0.61 मीटर बढ़ेगा। फार्मूला निकालते हैं, जो ध्वनि का चाल जो होता है वायु में, चूँकि गैस की बात कर रहा है, कितना होता है, 331.3 प्लस 0.61 T। ओके, ये होता है ध्वनि का चाल, ध्यान रखना। अब करा कि दाब, अभी तो पढ़ा है सर दाब के बारे में भी कि जो आयतन होता है वो आयतन के बारे में बता रहा है, V इज इक्वल टू 1/P होता है। तो ध्यान में रखना है, यह जो नियम दिया गया है कि दाब पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है, तो इसका कारण यह है कि जब हम किसी गैस का दाब को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो उसका घनत्व भी क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा। डेंसिटी जो होगा वो भी क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ेगा, जिससे जो P है यानी दाब जो है और घनत्व जो है का प्रभाव एक दूसरे को क्या करता है, बैलेंस कर देता है, ठीक है, एक दूसरे को संतुलित कर देता है। फलतः दाब बढ़ाने पर गैस में ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, अब देखिए ध्वनि की चाल को मापेंगे तो अंडर रूट गामा P बाई क्या होता है, रो होता है, यानी इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है ना। यहाँ P जो होगा वो गैस का दाब हो जाएगा और ये जो हो जाएगा गैस का घनत्व हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब अभी गामा को समझते हैं, गामा क्या है, तो गामा जो है
वो एडियाबैटिक कांस्टेंट है, ठीक है ना। रुद्धोष्म हिंदी बोलते हैं रुद्धोष्म नियतांक। इस रुद्धोष्म नियतांक का फॉर्मूला क्या होता है, गामा का क्या होता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, CP/CV। अब यहाँ CP क्या होता है, CP कह रहा है, देखिए क्या था, CP/CV। तो CP जो है स्थिर दाब पर, ये देखना है, ध्यान रखना है, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ओके। और CV जो होगा वो स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। CV स्थिर आयतन पर, CP स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा होती है, ओके। बस यही बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, A हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या कर रहा है, नेक्स्ट। यदि किसी तार के सिरों के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है तथा आवेशों को गति कराने में किया गया कार्य 100 जूल है, तो तार में कितने कूलम आवेश प्रवाहित होता है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो ध्यान रखना है कि किए गए कार्य जो होता है, विभवांतर होता है और आवेश जो होता है, इन तीनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है, संबंध हो जाए कि जब W यानी कार्य जो होता है वो विभवांतर और आवेश के गुणनफल के इक्वल होता है, ओके। यानी कि अगर यहाँ Q के बारे में पूछ रहा है, विभवांतर कितना है, V कितना है, 50 है, और आवेश की गति में किया गया कार्य जो W है वो कितना है, 100 जूल है। इस प्रकार अगर हम Q निकालते हैं फॉर्मूला से, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/V यानी 100/50, कैंसिल कैंसिल 2 हो जाएगा, यानी 2 कूलम, ओके। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है किसी लेंस की क्षमता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। लेंस की क्षमता यानी कि P जो है, पावर जो है, आपको पता है किस पर डिपेंड करती है, ये कह रहा है क्वेश्चन। लेंस की वक्रता पर, लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी पर, लेंस पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर। ऑप्शन डी है देखी जा रही वस्तु के रंग पर। किस पर करेगी, तो ध्यान रखना है कि पावर जो होता है वह उसके फोकल लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यानी कि किसी लेंस की फोकल दूरी लेंस सामग्री के अपवर्तनांक और उसकी सतहों की वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। याद रखना है कि लेंस की जो फोकल दूरी F जो है, जो वहाँ बताए थे अभी हम, वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। किस पर, तो उसके अपवर्तनांक कितना हो उसका, उस पर ध्यान रखना है, और सतहों की वक्रता पर। तो यहाँ ऑप्शन में एक ही दिया है लेंस की वक्रता पर, इसलिए आंसर हो जाएगा सही। यदि लेंस की वक्रता को हम बढ़ाते हैं तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चूँकि क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लेंस का क्षमता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि समझ में आया कि लेंस का जो शक्ति होता है वो लेंस की वक्रता पर निर्भर करता है। और दूसरा किस पर निर्भर करता है, बताए थे, अपवर्तनांक पर, कि लेंस का अपवर्तनांक किससे, लेंस जो बना हुआ किससे बना हुआ, कांच का बना हुआ है, शीशा का बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निरंतर बढ़ती है, उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन होता है, गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं होता है। खैर ऑप्शन इनको बनाने नहीं आया, ऐसा नहीं और है नहीं देना चाहिए था, फिर भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है क्या कि मुक्त रूप से गिरते किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, निरंतर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। अब एक्सप्लेन कर देते हैं इसको। क्या करा है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मुक्त रूप से गिरता है यानी फ्री, ठीक है, तो सतह से उसकी ऊंचाई घटती है, अतः इसका गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा क्या होती है, घटती है। फलतः उसी समय इसका वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा, और
उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। ठीक है, यही जो इसी स्थितिज ऊर्जा जो घटती है, ठीक है ना, वो इसके गतिज ऊर्जा को क्या करती है, बढ़ाती है। इसलिए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा में निरंतर बढ़ती जाती है। ठीक है, और इस प्रकार ऊष्मागतिकी के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा क्या है, किसी विद्युत परिपथ में ओवरलोडिंग कब होती है। ओवरलोडिंग कब होती है, ऑप्शन पढ़ते हैं, जब विद्युत आवेशित तार और उदासीन तार प्रत्यक्ष संपर्क में आ जाते हैं, जब एक ही सॉकेट में बहुत अधिक उपकरण जोड़ दिए जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है कि जब आपूर्ति वोल्टेज उल्लंघनीय रूप से कम हो जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है कि जब स्विच बंद स्थिति में रहता है। बताइए किस कंडीशन में होता है ओवरलोडिंग। तो सिंपल सी बात है, जब उसमें अत्यधिक उपकरण जोड़ देंगे तो ओवरलोडिंग हो जाएगा शायद। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विराम के जरूरत का उदाहरण बताइए। कह रहा है क्या है, बस के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री की ओर विराम के जरूरत के बारे में कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, बस के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर गिरना। बस के अचानक चलने पर यात्री के पीछे की ओर गिरना। बिल्कुल सही है भाई, बस स्थिर रहेगा, ठीक है ना, तभी ना विराम की जरूरत अवस्था पाएगा। गतिज में रहेगा तो वो हो जाएगा क्या, गतिज के जरूरत का उदाहरण। ये है गतिज के जरूरत का उदाहरण और ये है विराम के जरूरत का एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत चुंबकीय विकिरण में प्रक्षेपित ऊर्जा स्पेक्ट्रम का सर्वोत्तम वर्णन है। क्या कह रहा है, यह ऑप्शन पढ़ते हैं। कह रहा ऑप्शन, यह केवल दृश्य परास में निरंतर होता है। ओके, दूसरा कह रहा है कि यह सभी तरंगों हेतु ऊर्जा स्तरों का एक विविक्त समुच्चय है। ठीक है, ऑप्शन क्या, इसमें रेडियो तरंगों से लेकर गामा किरणों तक आवृत्तियों का एक विस्तृत परास सम्मिलित होता है। बिल्कुल सही है, कहाँ, गामा किरण से लेकर के स्पेक्ट्रम पर क्या पाए जाते हैं। और ये स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम में क्या है, स्टार्टिंग में गामा किरण से लेकर के रेडियो वेव तक इस चीज़ को वर्णन करता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोणीय संवेग का विमीय सूत्र निम्नलिखित में से किसके समान होता है। बताइए किसके समान होता है, बल आघूर्ण का, प्लांक नियतांक का, आवेग का, पृष्ठतनाव का। ऑप्शन ई है, प्रयास नहीं किया गया। अब चलिए पढ़ते हैं। कोणीय संवेग का जो सूत्र होता है क्या होता है, L इज इक्वल टू होता है m इंटू वी इंटू आर। ओके, यानी m मतलब मास हुआ, तब मास का क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। v क्या हो जाएगा, वेग है, तो वेग का क्या होता है, L t-1। ओके, r क्या है, r लेंथ है, तो इसका भी हो जाएगा L। ओके, यानी कुल मिला लेंगे तो इसका हो जाएगा L इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, m L प्लस 2 और t-1। यही इसका होता है कोणीय संवेग का सूत्र। अब ml2 t-1 किसका हो सकता है, तो देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का देखते हैं कि प्लांक नियतांक E इज इक्वल टू होता है h इंटू वी। ठीक है, अब h जो होता है यही प्लांक नियतांक है, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू E बाई वी। अब E क्या है आपका, E है एनर्जी है, तो E का एनर्जी क्या होता है, ml² और t-2। ठीक है, अब बटा कितना था मेरा, याद रखिएगा t-1 था। अब t-1 जाएगा तो ऊपर मतलब t+, यही t-1 जो है ऊपर जाएगा तो क्या हुआ, t+1 हो जाएगा। तो यानी कि निकल के आ गया ना प्लांक नियतांक का, h का क्या हो जाएगा,
mL²T-1 जो कि हमारा कोणीय संवेग का भी बीमीय सूत्र था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है मुझे लगता है। अभी लगभग हो चुके हैं कितना, अप्रॉक्स 20 मिनट तो हो चुका है। तो कंटिन्यू पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, कोशिश करते हैं हम। चलिए पढ़ते हैं। किसी तरल गतिकी के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन अस्थायी प्रवाह में श्यान बलों की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है, क्वेश्चन 2 बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है? एक तरल गतिकी के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन अस्थायी प्रवाह में श्यान बलों की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इन्हें अपेक्षित कर दिया जाता है क्योंकि प्रवाह अश्यान होता है। ऑप्शन बी, ये उस दर को प्रभावित करते हैं जिससे प्रवाह बदलती सीमा स्थितियों के अनुरूप समायोजित होता है। ऑप्शन सी, ये केवल अस्थायी अवस्था की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन डी, ये प्रवाह वेग की परवाह किए बिना नियत रहते हैं। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर होगा बी, कि ये उस दर को प्रभावित करते हैं जिससे प्रवाह बदलती सीमा स्थितियों के अनुरूप समायोजित होता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी पदार्थ का म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानता है। किस पदार्थ को म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जानता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है। देखिए म्यूरिएटिक जो शब्द है वो शब्द आया है म्यूरिया से। किससे आया है? म्यूरिया से, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है लवण जल या खारा जल, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है मूलतः साधारण नमक से प्राप्त होता है, इस वजह से इसका नाम रखा गया है म्यूरिएटिक एसिड। चलिए अगला क्या है? कृत्रिम वर्षा या मेघ विजन मुक्तः कौन उत्तरदायी है? तो सोडियम क्लोराइड या सिल्वर आयोडाइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन सी, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, हीलियम आर्गन। प्रयास नहीं किया गया। ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो मेघ विजन तकनीक का उपयोग बादलों में उपयुक्त कणों को प्रवेश कराकर वर्षण को बढ़ावा देने के लिए होता है। इसमें उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। तो सिल्वर आयोडाइड कहाँ है? यहाँ है। और सोडियम क्लोराइड का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही, 12 का ए। चलिए 13 नंबर पढ़ते हैं। करा क्या? ऑक्सी लिपलैंटिन धातु यौगिक का उपयोग किसके उपचार हेतु किया जाता है? ठीक है, मधुमेह के लिए, उच्च रक्तचाप या कार्सिनोमा या जीवाणु संक्रमण, या प्रयास नहीं किया गया। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा जल्दी? तो ऑक्सालिपलैंटिन धातु का जो उपयोग किया जाता है वो कार्सिनोमा नामक कैंसर रोग के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसमें एक ये जो है ना प्लेटिनम आधारित कैंसर रोधी औषधि है। ओके, इसमें प्लेटिनम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, साबुन को पारदर्शी बनाने हेतु सामान्यतः किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ग्लिसरीन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी टाइटेनियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन फिर से बढ़ते हैं कि साबुन को पारदर्शी बनाने हेतु सामान्यतः किस रासायनिक का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है ग्लिसरीन का, ठीक है ना, जिसको ग्लिसरॉल भी बोला जाता है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कि ग्रीष्मकाल में मिट्टी के बर्तनों में जल प्रायः क्यों रखा जाता है? तो मिट्टी के बर्तनों में जल प्रायः क्यों रखा जाता है? तो ऑप्शन इसका बी होगा कि बाष्पीय शीतल का सुगम बनाने हेतु रखा जाता है मिट्टी के बर्तनों में, ताकि जल ठंडा रहे। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गैसोलीन में समानता प्रयुक्त ऑक्टेन बूस्टर है? तो गैसोलीन में समानता ऑक्टेन बूस्टर कौन होता है? तो
याद रखना है, मिथाइल टट ब्यूटाइल ईथर, MTBE हींग गैसोलीन में क्या होता है, समानता प्रयुक्त होने वाला ऑक्टेन बूस्टर है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि PHBB यानी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलिरेट को मुक्तः किसके उपयोग में इस्तेमाल किया जाता है, इसको बताइए। PHBB पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बैलिरेट, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है चिकित्सकीय प्रत्यारोपण और नियंत्रित औषधि विमोचन प्रणालियों में। अगला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ फिर भी। कौन सा एक कथन एल्काइन के रासायनिक व्यवहार को सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑप्शन 1, यह एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो समानता अभिकर्मकों के प्रति निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन एल्काइन के रासायनिक व्यवहार का सर्वोत्तम वर्णन करता है। एक, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो अधिकांश अभिकर्मकों के प्रति निष्क्रिय होता है, इनमें कम से कम एक कार्बन त्रिआबंध होता है तथा ये रासायनिक रूप से क्रियाशील होते हैं। ओके, ये एल्केन के समान केवल प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के माध्यम से अभिक्रिया करते हैं, ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया नहीं करते हैं। बताइए कौन सा सही है। तो देखिए, यह एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, जिसमें एक कार्बन के बीच में कितना बंधन रहता है, त्रिबंध होता है। एल्काइन के बारे में बोला, आइन YNE आइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है कार्बन कार्बन के बीच में। ओके, समझ में आ रहा है। इसमें क्या रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा और 2 पाई बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। चलो ठीक है, और ये क्या रहते हैं, काफ़ी दुर्बल रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व का आयतन आयनन विभव से सर्वाधिक होता है। याद रखने का चीज़ है, किसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है, तो यह है ऑप्शन हीलियम का। ठीक है, देखिए आयनन विभव जो होता है किसी विगलित गैसीय परमाणु से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को हटाने हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। आयनन विभव क्या होता है, आयनन विभव कि कोई भी अगर तत्व है, ठीक है ना, तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है उसको हटाने के लिए सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको ही कहते हैं आयनन विभव। चूँकि हीलियम को देखिए, हीलियम के बाह्य इलेक्ट्रॉन में बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हटाने के लिए सबसे कम फोर्स की आवश्यकता होगी। लिथियम में पूरा परमाणु कितना होते हैं, 3 होते हैं, तो पहले 2 हटाएगा तो भी हीलियम की अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यानी हीलियम का परमाणु आकार क्या होता है, अत्यंत ही छोटा होता है। फलतः इसके इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः सभी ज्ञात तत्वों में हीलियम का आयन विभव क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ओके, चलिए क्या कर रहा है, एक प्रबल बफर विलयन तैयार करने हेतु किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन पढ़ लेना है। एक प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक प्रबल बफर विलयन के लिए। ठीक है, तो एक प्रबल बफर विलयन के लिए दुर्लभ अम्ल और एक संयुग्मी क्षार यानी लवण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसका बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बफर क्या होता है। बफर जो होता है, बफर विलयन जो होता है, वो अम्ल या क्षार को थोड़ी मात्रा में मिलाने पर उसका पीएच में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अगर दुर्लभ अम्ल मिलाते हैं तो क्षारों को उदासीन करता है, जबकि संयुग्मी क्षार जो मिलाने पर क्या होता है, अम्लों को उदासीन करता है। इसलिए एक प्रबल बफर में दुर्बल अम्ल एवं उसका संयुग्मी क्षार को मिलाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि बाह्य स्रवित ग्रंथियाँ अपने स्रावों को कहाँ स्रावित करती है? सीधे रक्त प्रवाह में, ऐसी वाहिनियों में जो किसी विशेष सतह या गुहा तक जाती है। बिल्कुल ऑप्शन सही, बी निकलते हैं पतली गली से। देखिए क्या कह रहा है? बाह्य स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है? इनमें कौन कौन होता है? श्वेत ग्रंथि होता है, लाल ग्रंथि होता है, श्लेष्मा ग्रंथि होता है, जो पाचक एंजाइम होता है या तेल होता है, ये सभी के सभी बाह्य स्रावी ग्रंथियों में सम्मिलित होते हैं। नीचे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है डीएनए को आरएनए में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए को आरएनए में परिवर्तन की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्यूनोग्लोबुलिन यानी आईजी भाई इतना तो और उसके प्राथमिक कार्य लक्षण का सही सुनिश्चित करिए। अब एक हिंदी विद्यार्थी या फिर जो जनरल की तैयारी करने वाला है उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन क्या करना, रटना तो पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए सही। आईजीए जो होता है स्रवो यानी आंसू, लार, श्लेष्मा की प्रमुख एंटीबॉडीज होता है। ठीक है, और आईजीएच जो होता है वो रक्त का सर्वाधिक प्रचुर एंटीबॉडी होता है। ये दूध गलत दिया है, ठीक है ना, होगा क्या? स्तन दूध गलत दिया है, होगा क्या? इसमें रक्त का प्रचुर एंटीबॉडी होता है। आईजी हो जाएगा रक्त का, ठीक है, आईजी हो जाएगा, आईजीए हो जाएगा आंसू, लार और श्लेष्मा का। आईजीएम जो हो जाएगा वह प्राथमिक प्रतिरक्षा यानी डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, और आईजीई जो हो जाएगा वह एलर्जी अनुक्रिया का, ये उल्टा है दूसरे का। ठीक है, अगला प्रश्न रट लो भाई, रट लो, रटना भी जरूरी है। नहीं रटेगा इसको तोता की तरह इसको रट देना कि आईजीजी में रक्त का सर्वाधिक प्रचुर एंटीबॉडी बनता है। ओके, किसी विषाणु की झिल्ली मुक्ता किससे बनी होती है? किसी विषाणु की झिल्ली जो मुक्ता बनी होती है वह लिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? डीएनए अणु किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो डीएनए अणु जो होता है वह ऋणावेश को वहन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? उत्परिवर्तन में कोडोन की भूमिका क्या होता है? उत्परिवर्तन में कोडोन की जो भूमिका होती है, कोडोन अनुक्रमण में परिवर्तन से एक भिन्न एमिनो एसिड या स्टॉप कोडोन बना सकता है। ठीक है, ऑप्शन तो बहुत है। करा कि ऑप्शन ए क्या कराता है? एक, यह एमिनो एसिड के अनुक्रमण को निर्धारित करता है। नहीं, ऐसे भी थोड़ा दिमाग लगाना है, कहीं नहीं आए तो देखना कि सबसे बड़ा जो है एक्सप्लेनेशन किसका दिया हुआ है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे हो कि हाँ उसको टिक मार के चल देना है। वो सही हो तो ठीक है, गलत हो तब भी सही है। भाई 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में 130 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे और उसमें 30 क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, फिर भी रिजल्ट हो जाएगा, है ना। 90 नंबर तो लाना ही होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो स्ट्रेटजी के साथ काम करिए। क्वेश्चन पढ़िए, पौधों में गैर संवहनी उत्तक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, हेडविग, एंटोनी और ग्रेगर मेंडल। तो किसने किया था? याद रखिए, तो हेडविग ने किया था। जोहान हेडविग इनका नाम था, इन्हें ही ब्रायोलॉजी का जनक माना जाता है। ठीक है, जोहान हेडविग। किस फल की बायफलवित्ति का उपयोग किया जाता है? बायफलवित्ति का उपयोग किसका करते हैं? आम का? नहीं, तो मध्य है, केला मध्य है, टमाटर, सेब। क्या सेब सही है या टमाटर सही? कौन सा है? टमाटर सही। ठीक है ना। देखिए, फलवित्ति में 3 तरह का आता है। एक फलवित्ति जिसको एपीकार्प बोलते हैं, एवं मेसोकार्प होता है जो मध्य फलवित्ति होता है, और एक होता है इंडोकार्प होता है। तो टमाटर जो होता है वो एपीकार्प का एग्जाम्पल वाली चीज़ है। ठीक है, जबकि सेब में खाद्य योग गुदेदार भाग बड़े पैमाने पर केवल फल भित्ति के बजाय
पुष्पासन से व्युत्पन्न होता है। ओके, इसलिए सेव इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कुशिंग सिंड्रोम किस ग्रंथि या हार्मोन से संबंध है? तो कुशिंग सिंड्रोम जो है अधिवीर ग्रंथि से होता है। अगला प्रश्न, एंजियोस्पर्मिया शब्द का अर्थ क्या है? तो एंजियोस्पर्मिया शब्द का अर्थ क्या है? एक उच्च शुक्राणु संख्या, निम्न शुक्राणु गतिशीलता, वियर से शुक्राणुओं की पूर्ण अनुपस्थिति या असमान शुक्राणु आकार की। कौन सा है इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, वियर से शुक्राणुओं की पूर्ण अनुपस्थिति ही एंजियोस्पर्मिया कहलाता है। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाइटेनिंग कंडक्टर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लाइटेनिंग कंडक्टर ह्यूम को बोला जाता है। और किसने कहा था इनको? तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इनको लाइटेनिंग कंडक्टर कहा जाएगा, क्योंकि यह ह्यूम की उस भूमिका का दर्शाता है जिससे, मतलब क्यों कहा गया है इनको लाइटेनिंग कंडक्टर? क्योंकि जिसमें इन्होंने जन असंतोष को ब्रिटिश शासन के लिए प्रत्यक्ष खतरा न बनने के लिए सेफ्टी वाल्व स्थापित किया था। फलतः इनको लाइटेनिंग कंडक्टर भी बोला गया। किनके द्वारा बोला गया? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा गया इनको। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी? महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि किसे दी थी भाई? तो CF एंड्रूज को दिए थे। दीनबंधु मतलब क्या होता है? दीनबंधु यानी निर्धनों का मित्र। ओके, अगला देखिए, क्यों दिया था इनको? इन्होंने क्या किया था कि फिजी और दक्षिण अफ्रीका जैसी कॉलोनियों में जो भी भारतीय गिरगिटिया मजदूर हैं, इनके अधिकारों के CF एंड्रूज ने वकालत की थी। फलतः महात्मा गांधी ने इनको दीनबंधु का उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन, द फिलोसफी ऑफ द वर्म। द फिलोसफी ऑफ द वर्म काफ़ी क्रांतिकारी व्यक्ति का पुस्तक है। यह है भगवती चरण बोहरा का। ओके, अगला प्रश्न है, व्यक्ति का सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तृतीय सत्याग्रही कौन थे? बताइए। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, सरदार पटेल के कौन थे? तो ये थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, व्यक्ति का सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? 1940 में। ओके, पहला कौन थे? विनोबा भावे, दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त। भाई चौथा भी सर्च कर लेना, कोई ठिकाना नहीं, BPSC पूछ देता है। हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक है किंतु इंजन नहीं। भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में यह कथन किसने कहा था? बताइए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सी राजगोपालाचारी? किसने कहा था? सोचिए थोड़ा। तो इन्होंने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इसके बारे में। ठीक है, क्यों कहा था भाई? इसको आप लोग सर्च करिएगा क्यों कहा था। डिक्की वर्ड योजना। डिक्की वर्ड योजना का मतलब क्या होता है? या इसे समझते हैं कि बाल्कन योजना। ठीक है, जिस तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाल्कन को बांट दिया गया था कई हिस्सों में, उसी प्रकार डिक्की वर्ड योजना भारत के बारे में बोला गया था। ठीक है, तो किसे संबंधित है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित था, या साइमन कमीशन आयोग से, या कैबिनेट मिशन से, या प्रयास नहीं किया गया, या भारत विभाजन से। तो इस तरह अभी मैंने बताया था कि भारत के विभाजन संबंधित है डिक्की वर्ड योजना, जिसको बाल्कन योजना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता किस अधिनियम पर आधारित है? तो याद रखना है कि भारत की स्वतंत्रता जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर आधारित है। सत्यमेव जयते का नारा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो सत्यमेव जयते का नारा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। कहाँ से लिया गया था? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया था। ठीक है, सत्यमेव जयते। प्राचीन भारत में वीणा की छाप समानता किस राजा की मुद्रा पर मिलती है? तो सबको मालूम है जनरली समुद्रगुप्त के मुद्रा से मिलती है, क्योंकि समुद्रगुप्त काफ़ी प्रिय थे। अगला क्वेश्चन है,
अमुक्ति माल्याद मध्यकाल में किस भाषा में लिखी गई थी? अमुक्ति माल्याद पहले लिखे कौन थे इसको? इनको लिखने वाले कृष्णदेव राय विजयनगर सम्राट के थे। ओके, और इनको तेलुगु साहित्य का महानतम कृतियों में से एक माना जाता है। चलिए आगे बढ़िए। दीवाने बंदगान किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किए थे? दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, FST मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा शुरू किया गया था। दीवाने कोही, अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने मुस्तकराज। अगला क्वेश्चन, किस ब्राह्मण ग्रंथ में 4 आश्रमों का उल्लेख किया है? कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ इसमें 4 आश्रमों का उल्लेख है? तो वह है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है ना। 4 आश्रम में कौन थे? तो वही ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ओके, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? अभी मैंने पढ़ा था। दूसरा जवाहरलाल नेहरू थे, तीसरा ब्रह्मदत्त, पहला विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन, दुई स्पा सी स्पा की प्रणाली किस मुगल सम्राट से संबंध है? तो दुई स्पा सी स्पा की प्रणाली जो है वह जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था, और यह मनसबदारी जागीरदारी प्रणाली का ही एक प्रमुख नवाचार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1918 में एनी बेसेंट सर्वप्रथम पटना या बिहार में किस तिथि को पहुंची थी? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पटना में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उसी समय एनी बेसेंट आए थे, और यह जो आए थे वो 18 अप्रैल 1918 में 2 बार आए थे। याद रखना है कि 2 बार आए थे। एक बार 25 जुलाई 1918 को आए थे और एक बार 18 अप्रैल 1918 को आए थे। अगला प्रश्न, क्या करा है? भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या करा है? इन्हें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्होंने वर्ष 1942 से 1946 तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम सदस्य के रूप में कार्य करता था। वे वर्ष 1938 के त्रिपुरिया अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ना, ये तो नहीं चुने गए थे इन्होंने। ठीक है, ये तो गलत था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन, चलिए पढ़िए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व भारत में राजनीतिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से पूर्व कौन सा का राजनीतिक संगठन था, उनके बारे में विचार करिए। उनको कालानुक्रम क्या था इसको दर्शाइए। कह रहा है पूना सार्वजनिक सभा का गठन। तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब किया गया था? तो ये जहाँ तक मुझे ध्यान है ये 70 के आसपास, कभी कहीं 67 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं 70 भी लिखा था, 1870 के आसपास। ओके, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन कलकत्ता में 1851 में किया गया था। ओके, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन, तो लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? ये दादा भाई नौरोजी ने किया था इनका 1866 के आसपास। ओके, और कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन 1876 में किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। 1876, 1866, 1851 और 1870 यही है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 2, 3, 1, 4। ओके, 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सहायक संधि प्रणाली के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा क्या है? इसे लॉर्ड ब्लेली द्वारा 1798 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राजा हैदराबाद था। इस प्रणाली के अंतर्गत भारतीय शासकों को किसी ब्रिटिश नियंत्रण के बिना
अपने स्वयं के स्वतंत्र सशस्त्र बल रखने का अनुमति दी गई थी। बिल्कुल गलत है तीसरा ऑप्शन, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही गलत है। क्या आपको लगता है, आप बताइए कौन सा कथन सही है? क्या ऐसा हो सकता है कि सहायक संधि में ये शर्त रखा होगा ब्रिटिशरों द्वारा कि बिना हमसे पूछे आप स्वतंत्र सशस्त्र बल रख सकते हैं? तो नहीं, गलत है। ठीक है, इसे लॉर्ड बेलेली द्वारा 1798 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है ये। हैदराबाद था, बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सहायक संधि जो था स्टार्टिंग में जो शुरुआत हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 में, ठीक है, सबसे पहले वही हुआ था। लेकिन इस प्रणाली की जो नींव रखी थी वो लॉर्ड बेलेली ने, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ऑप्शन 3 गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या करा है, मुगल दरबार में आए विदेश यात्रियों से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अकबर के दरबार में रॉबर्ट फिंच आया था, अकबर के दरबार में जॉन मिल्टन हॉल आया था, जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस, और जहांगीर के दरबार में प्रथम आधिकारिक अंग्रेज राजदूत के रूप में सर थॉमस रो का आगमन हुआ था। बताइए कौन कौन सा रहेगा? अगर काला अनुक्रमण देखें तो पहले तो अकबर ही लगाएंगे हम, उसके बाद में अकबर के बाद जहांगीर बना था शासक, है ना, तो ध्यान रखना है। तो अब इसका आंसर चूज करिए। रॉबर्ट फिंच लगभग सबसे पहले 1580 में आए थे। उसके बाद जॉन मिल्टन हॉल जो आए थे वो 1599 में अकबर के दरबार में। विलियम हॉकिंस आया था 1608 में, और थॉमस रो प्रथम आधिकारिक अंग्रेजी राजदूत आए थे 1615 में। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के गठन का नेतृत्व एवं नेतृत्व से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला प्रश्न क्या है, प्रथम आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन 2, कथन 2, सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1943 में INA का नेतृत्व ग्रहण किया था। INA को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार आज़ाद हिंद की सेना घोषित किया गया था। INA के आरंभिक गठन के समय मोहन सिंह इसके प्रथम कमांडर थे। आपका विकल्प दिया गया है 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 और 1 2 3 4। अब इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सके कि आज़ाद हिंद फौज INA के गठन के और नेतृत्व से संबंधित निम्नलिखित घटना पर विचार करिए। ठीक है, चलिए पढ़ लिया आप। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सही है? तो पहला कथन बिल्कुल ही सही है कि प्रथम आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था, ये भी सही है। दूसरा भी सही है, 1943 में INA का नेतृत्व ग्रहण किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, INA को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र भारत का अंतिम सरकार आज़ाद हिंद की सेना घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है कथन ये भी। और डी भी इसका सही है, यानी कि सारा ऑल ऑफ द एबव सारा क्या है, सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन 51, कहा निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, एनी बेसिन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, हेनरी ऑलकॉट थियोसॉफिकल सोसाइटी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन। कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताइए मुझे। देखिए, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से बिल्कुल ही जुड़े हुए थे घनिष्ठ रूप से, ठीक है। और हेनरी स्टील ऑलकॉट जो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था, ये भी जुड़े हुए थे, ये भी सही है। और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में, ये भी सही है। रामकृष्ण परमहंस ये गलत है, इनके मृत्यु के बाद ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन
52 नंबर क्या करा है? आजाद दस्ता, तो जयप्रकाश नारायण। एच आर ए के कौन थे? प्रथमनाथ मित्र, सूरसेन और सत्येंद्रनाथ सनियार। कौन थे बताइए जल्दी से। HRA ये भी है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924 कानपुर। कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल। ओके। इंडियन रिपब्लिक आर्मी याद रखिए कौन? 1930 पश्चिम बंगाल, जिनको मास्टरदा बोला जाता था। बोलिए। सूर्यसेन। ओके। अनुशीलन समिति कब स्थापना हुआ था इसका? 1902। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद प्रथमनाथ मित्र के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि फिर मिलान करने के लिए बोल रहा है। अमरकोश, गीत गोविंद, कथा सरित सागर, विक्रमो बरसिए। बताइए कौन सा क्वेश्चन? मिलान करिए इसको। अमरकोश संस्कृत कोश था, कौन लिखे थे? अमर सिंह है। अमर सिंह दिया हुआ है, बिल्कुल अमर सिंह दिया हुआ है। तो 1 का 4। गीत गोविंद जयदेव, ठीक है। कथा सरित सागर 11वीं शताब्दी की कृतियाँ हैं। ओके। इनको सोमदेव ने लिखा था, सॉरी ये 2। और विक्रमो बरसिए क्या हो जाएगा? कालिदास। ओके। अब इसमें क्या था? इसमें 2 राजा, ये राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा है। ठीक है। अगला प्रश्न फिर मिलान करना है। क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा है। परमानंद, आगा हसन, अल्लाह सानी, पेद्दान, अमीर खुसरो। बताइए, मिलाइए इसको। परमानंद एक लोकप्रिय संस्कृत विद्वान थे जो कि छत्रपति शिवाजी के जीवनी उपलब्धियों का वर्णन करने वाले महाकाव्य शिव भारत की रचना की थी। इनकी रचना क्या था? इन पर शिव भारत रचना का नाम याद रखना। परमानंद का, शिवाजी का। ओके। आगा हसन अमानत, ये 19वीं शताब्दी के उर्दू कवि और नाटककार थे जिन्होंने वाजिद अली शाह के अधीन अवध की दरबारी संस्कृति से संबंध इंदर सभा हेतु जाने जाते थे, यानी कि वाजिद अली शाह। क्यों फेमस थे? तो वाजिद अली शाह के समय में एक इंदर सभा लगता था आयोजन, उसके लिए इंदर सभा। ठीक है। अल्लाह सानी पेद्दान जिनको आंध्र कविता का पितामह भी कहते थे और कृष्णदेव के दरबार के अष्टदिग्गज के प्रमुख तेलुगु कवि थे, तो कृष्णदेव राय के हो जाएगा। अमीर खुसरो को पता ही है, अलाउद्दीन खिलजी, तूती हिंद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीस। बताइए कहाँ कोठी कौन स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सबसे पहले कहाँ किया था? तो सूरत में। 1613, कहीं 11 भी लिखता है। कोचीन पुर्तगाल, अंग्रेज सूरत, डच कहाँ जाएगा? तो डच चला जाएगा मछलीपट्टनम में 1605 में, है ना। और ये तो 1668 में सूरत में भी। ओके, आंसर मिला लीजिएगा। अब क्रेज जल संधि किसे जोड़ती है? तो क्रेज जल संधि जोड़ती है काला सागर और ओजोब सागर को। काला सागर और ओजोब सागर को। अगला प्रश्न है हायली गुब्बी ज्वालामुखी कहाँ है? तो हायली गुब्बी ज्वालामुखी इथोपिया में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जल संधि को पेलोपोनीस का द्वार कहा जाता है? पेलोपोनीस का द्वार किस जल संधि को कहा जाता है?
तो ये कोरी जल संधि को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 और 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वृक्ष संवर्धन से तात्पर्य क्या है? सेल निर्माण का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों का कृषि, और मध निर्माण का विज्ञान, मधुमक्खियों का विज्ञान। क्या हो जाएगा? तो वृक्ष और झाड़ियों का विज्ञान या कृषि, सॉरी। कह रहा है विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? बताइए बताइए। उमानंद द्वीप है। पहले माजुली बोला जाता था, लेकिन अब सबसे छोटा हो जाएगा तो उमानंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और अन्य द्वीप है, कौन है? माजुली द्वीप भी है, असम में ही है भाई, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अभी तो असम में काफ़ी ज़्यादा तबाही आया हुआ है, जिसको हो सके जितना मदद करना है करें वहाँ पर जाके। ठीक है, कर्णप्रयाग किस दो नदियों का संगम है? कर्णप्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम स्थान है। ठीक है, ऑप्शन ए 61 का। 62 मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, IUCN में कितने प्रकार की श्रेणियाँ हैं? जो रेड लिस्ट जारी करता है IUCN ने, उसमें 9 प्रकार की मान्यता दिया गया है। और 9 को लिख दूँ क्या? चलिए लिख देने का प्रयास करते हैं। देखिए 9 में कौन है? एक है एक्सटिंक्ट, पूरे तरह से विलुप्त हो चुका है। दूसरा है जो वाइल्ड से एक्सटिंक्ट है, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो जाएगा। तीसरा है क्रिटिकल रेयर, फिर चौथा है इंडेंजर्ड, ठीक है, फिर वल्नरेबल 1 2 3 4 और ये 5वां है। फिर है नियर थ्रीटेन एंटी 7, फिर लिस्ट मतलब कि न्यून चिंतनीय, और फिर DD जिसके बारे में कोई आंकड़ा प्राप्त नहीं है, फिर NE जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यही 9 प्रकार का जिसको IUCN की विभिन्न कैटेगरियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है वह देहरादून में स्थित है। चलिए, फुमदी क्या है? तो फुमदी जो है वह तैरता हुआ द्वीप है। अब फुमदी द्वीप कहाँ से फेमस है बताइए तो मुझे थोड़ा सा। अरे मेघालय में है। ओके, फुमदी जो है एक तैरता हुआ द्वीप है। ठीक है, अगला प्रश्न, पहला लाइकेन पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में स्थित है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में निम्नलिखित पर विचार करिए। 2026 तक देश में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान था। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल कथन सही है ये। ठीक है ना, ये अन्य संरक्षित क्षेत्रों की तुलना में उच्च स्तर का संरक्षण प्रदान करता है। हाँ ये बिल्कुल सही है ये भी। इसकी स्थापना प्रबंधन मुक्त वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्राधिकार के अंतर्गत आता है। हाँ ये भी सही है कथन 1 2 3 तीनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका D। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलान ने कह रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ का है? यूनेप का, IUCN का, WWF का, IPCC का। तो IUCN का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड ग्लांड में। कहाँ ये है? और यूनेप का हो जाएगा कहाँ? नैरोबी केन्या में। चलिए, फिर WWF का विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय वही ग्लांड स्विट्जरलैंड में, और IPCC का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मिलान करने के लिए क्वेश्चन है
वेमनार, रेणुका, चिल्का और सांभर कहाँ कहाँ है? तो वेमनार तो आपको पता है केरल में है, रेणुका आपका हिमाचल प्रदेश में है, चिल्का आपको उड़ीसा में है और सांभर राजस्थान में। ओके, अगला प्रश्न, जलीय जीवों के विषय में निम्नलिखित पर विचार करिए। न्यूस्टन जलीय सतह पर रहने वाला असंलग्न जीव है। फेरीफाइटन तनों और पत्तियों में संलग्न रहते हैं। प्लवक जलधाराओं के साथ बहने वाले सूक्ष्मजीवी सूक्ष्मदर्शी जीव है। और नेक्टन जल स्तंभ में तैरने वाला प्राणी है। कौन सा कथन सही है, जल्दी बताइए ये क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल फिर से पढ़ते हैं कि जलीय जीवों के समय कौन सा कथन सही है। तो न्यूस्टन बिल्कुल जलीय सतह पर रहने वाला संलग्न जीव है, करेक्ट है आंसर। पेरीफाइटन तनों और पत्तियों से संलग्न रहते हैं, बिल्कुल सही है। और प्लवक जलधाराओं के साथ बनने वाले एक सूक्ष्मदर्शी जीव है, बिल्कुल सही है। और नेक्टन जो है जल स्तंभ पर तैरने वाला सही है। उपरोक्त में सभी के सभी कथन क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रायद्वीपीय नदियाँ भारी वर्षा के कारण सदा नीरा होती है, नहीं ऐसा नहीं, सदा नीरा बसी के बजाय ये मौसमी होती है। पहला तो कथन गलत हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदी के बारे में, ठीक है। नर्मदा और ताप्ती डेल्टा बनाती है, नहीं ये एस्चुरी बनाती है, यानी ज्वार नदमुख बनाती है, दो भी गलत हो जाएगा। ये नदियाँ अपेक्षाकृत सीधा मार्ग बनाती है, हाँ ये सही है, सीधा मार्ग बनाती है। और इनका अफवाह बेसिन हिमालय नदियों की तुलना में छोटा होता है, बिल्कुल सही है। हिमालय नदियों की तुलना में इनका अफवाह बेसिन छोटा होता है। 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है, चक्रवात तेज, चक्रवात अम्फान, चक्रवात फानी, चक्रवात तितली, इनका नाम आपको बताना है। इनका नाम कौन कौन रखा है इसके बारे में, हालांकि थोड़ा सा ही पुराना है लेकिन फिर भी सही है। तो चक्रवात तेज भारत ने रखा है, चक्रवात अम्फान इनका नाम थाईलैंड रखा है इसका, चक्रवात फानी ये बांग्लादेश और चक्रवात तितली पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। NH-19, NH-27 पोरबंदर, NH-44 श्रीनगर और NH दिल्ली चेन्नई। और संपर्क करने वाले नगर में कौन कौन सुनिर्मित है, ये देखिए। NH-19 क्या दिल्ली से उड़ता है, बिल्कुल सही है। NH पोरबंदर सिलचर से, गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर तक विस्तृत है, ठीक है। यह दिल्ली से कलकत्ता, पोरबंदर से सिलचर और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक NH-44 सबसे लंबी है, बिल्कुल सही है। और NH-48 दिल्ली से चेन्नई को जोड़ती है। सब के सब कथन सही है भाई। इस सब क्वेश्चन को अब याद रखना होगा। जो नेशनल हाईवे है मुख उसको कुछ कुछ को याद कर लेना है, ठीक है ना। भारत की सबसे छोटी नदी बेसिन कौन है? सबसे छोटी नदी बेसिन जो भारत का है वह है आपका अरवदी नदी। इस नदी का बेसिन राजस्थान के अलवार ज़िले में ही सीमित है। ओके, कहाँ है ये? तो राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ब्लू लाइन जो है वह लेबनान और इजराइल के बीच है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। अब नेक्स्ट जो 75 क्वेश्चन बचे हुए उसको अगले वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मन लगा के पढ़ाई करें।